बच्चों, आज हम कुंवर नारायण जी के द्वारा लिखी गई 2 रचनाओं में से पहली रचना कविता के बहाने का रसास्वादन करेंगे। इस कविता में कवि ने तुलनात्मक शैली का प्रयोग करते हुए कविता की यात्रा फूलों के साथ, चिड़िया के साथ और बच्चों के साथ दिखाई है, जिसमें उन्होंने कविता को चिड़िया से और फूलों से बेहतर बताकर बच्चों के समानांतर रखा है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि कविता एक स्वच्छंद उड़ान है। कविता की उस उड़ान को चिड़िया क्या जाने, अर्थात चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है, लेकिन कविता की उड़ान असीम होती है। वह प्रत्येक जगह पर आज़ादी से विचरण कर सकती है। कविता के पंख लगा उड़ने के बारे में चिड़िया कुछ भी नहीं जानती, अर्थात चिड़िया की उड़ान की एक सीमा है, वो इस वृक्ष से उस वृक्ष तक उड़ती है, लेकिन कविता मन में उत्पन्न होने वाले वे भाव हैं जिनकी उड़ान की कोई सीमा नहीं होती। वो देश काल समय से परे उड़ान भरती है। दूसरी 4 पंक्तियां मैं पढ़ती हूँ, जिसमें कवि ने कविता की तुलना फूलों से की है। कवि कहता है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। इन पंक्तियों में कवि कहता है, कविता एक फूल के समान है, लेकिन कविता के खिलने के बारे में भला फूल क्या जानता है। फूल खिलता है, अपनी सुगंध बिखेरता है, लेकिन फूल के खिलने की परिणति निश्चित होती है। जब फूल मुरझा जाता है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। कविता भी शब्दों का खेल है। कविता भी खिलती है, लेकिन कविता अनंत काल तक अपनी सुगंध से संसार को सुवासित करती रहती है, अर्थात कविता की महक हमेशा वैसी ही बनी रहती है। कब तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, लेकिन आज भी संसार के अनेक भागों में वो रचना अपना आनंद बिखेर रही है, अर्थात कविता अपनी महक सदैव बिखेरती रहती है। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। इन पंक्तियों में कवि ने कविता को एक खेल के समान बताया है, जिसे केवल शब्दों के माध्यम से खेला जा सकता है। जिस प्रकार बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा नहीं होती, उनके सपने असीम होते हैं, उसी प्रकार कविता भी शब्दों का एक खेल है, जिस खेल में जड़ चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य इसके उपकरण मात्र हैं। जैसे बच्चे किसी घर को सीमा के बंधन में नहीं बांधते, छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच सभी भेदभावों से परे होते हैं, उनके लिए सारी पृथ्वी एक घर के समान है, उसी प्रकार कविता भी समान भाव रखती है। किसी भी धर्म, जाति, देश, समुदाय का व्यक्ति किसी भी कविता का रसास्वादन कर सकता है। जैसे खेल में सब उपकरण मात्र हैं, वैसे ही शब्दों के इस खेल में भी अतीत, वर्तमान, भविष्य इसके उपकरण हैं। कविता भी देश काल समय की सीमा से परे है। अब बच्चों, हम इसके काव्य सौंदर्य की बात करते हैं। भाषा संबंधी विशेषताओं में अगर बात की जाए तो भाषा खड़ी बोली व मुक्त छंद है। लाक्षणिक के साथ साथ सरल, सुबोध और व्यावहारिक भाषा का प्रयोग हुआ है।
अनुप्रास अलंकार एवं प्रश्न अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। तुकबंदी के कारण गेयता का गुण काव्य में विद्यमान है। भाव सौंदर्य की यदि हम बात करें तो इस कविता में फूल और बच्चे के माध्यम से व चिड़िया के माध्यम से कविता के महत्व को दर्शाने का प्रयास किया गया है। कविता की समानता कवि खिलते पुष्पों से करता है। फूल खिलकर गंध बिखेरता है, अपने रूप सौंदर्य से दर्शकों को आनंदित करता है, किंतु कविता के खिलने की तुलना फूल नहीं कर सकता। उसी प्रकार चिड़िया उड़ान भरती है और कविता भी उड़ती है, लेकिन चिड़िया की उड़ान सीमित है और कविता की उड़ान असीमित है। आज के यांत्रिकता के दबाव में कहीं कविता का अस्तित्व समाप्त न हो जाए, ये बात कवि ने सिद्ध की है कि जैसे आधुनिक समय में लोग कविता के वजूद को लेकर आशंकित हैं, उस समस्या के समाधान के रूप में कवि ने तुलनात्मक शैली के द्वारा इस प्रश्न का उत्तर दिया है। अर्थात साहित्य कालजयी साहित्य विशेष रूप से सदैव कालजयी ही रहेगा। समय की या मशीनी युग की दुनिया में भी कविता का अस्तित्व सदैव बना रहेगा। इस कविता के द्वारा कवि ने कविता के अस्तित्व के प्रति अपनी आशा और विश्वास दर्शाया है। तो बच्चों, आज इस कविता का रसास्वादन हमने किया, इसकी विशेषताओं को रेखांकित किया। यदि आपको कहीं भी कोई भी शंका हो तो आप इस पर प्रश्न कर सकते हैं। धन्यवाद।